हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपके लिए आज भाग 1 लेके आई हूँ। भाग 22 है, तो भाग 22 में से हम आज भाग पहला कराएँगे। भाग 3 हम आपको पहले ही करा चुके हैं। अब भाग 1 की बात करते हैं, तो भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक आता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आर्टिकल 1 से 4 है, हम भाग 1 के अंतर्गत इनको कंप्लीट कर लेंगे। भाग 1 कहता है संघ एवं इसका क्षेत्र, यानी कि जो हमारा देश है वो क्या है, संघ है, यूनियन है। और इसका क्षेत्र ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये इसका क्षेत्र कहाँ तक है, ये आपका भाग 1 बताएगा। क्यों कहा है कि ये यूनियन है, क्यों नहीं कहा ये फेडरेशन है, क्योंकि फेडरेशन भी आपका संघ ही होता है। तो यहाँ यूनियन कहा है, यूनियन वैसे संघ की बात करता है जिसमें से हमारे जो राज्य हैं वो कभी देश से अलग नहीं हो सकते, वो एकदम मजबूती के साथ आपस में जुड़े हुए हैं। फेविकॉल वाला बॉन्ड है, उस तरीके से है, एक बार जुड़ गया तो जुड़ गया, उस तरीके से ये मजबूती से जुड़े हुए हैं। इस संघ में राज्य कभी देश से अलग नहीं हो सकते। और जो फेडरेशन होता है, फेडरेशन वाला संघ होता है, उसमें राज्य देश से अलग हो सकता है, वो एक समझौते के द्वारा। उस संघ में छोटे छोटे राज्यों के द्वारा जो समझौता होता है वो एक देश का निर्माण करता है। लेकिन जब हम बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो यहाँ ऐसा नहीं है। अब आर्टिकल आप समझ गए होंगे कि इसे यूनियन क्यों कहा गया है, इसे फेडरेशन क्यों नहीं कहा गया। क्योंकि जो फेडरेशन होता है वो कमजोर होता है और जो यूनियन होता है वो बहुत मजबूत होता है। तो इस तरीके, और यूनियन में एक ही नागरिकता होगी, एक ही झंडा होगा, जो पूरे देश के लिए लागू होगा वो एक ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि हर एक राज्य की अलग अलग नागरिकता है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन वहां हम बात करें संघ की, तो वहां पर राज्य की अलग अलग नागरिकता हो सकती है, वहां राज्य के अलग अलग झंडे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ संघ की बात कर रहे हैं, यहाँ ऐसा नहीं है। तो आर्टिकल 1 पर आ जाते हैं। आर्टिकल 1 से 4 तक हमारे भाग 1 में है। तो आर्टिकल पहला क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल पहला कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत, इंडिया जो कि भारत है, ये पहले से लेकर अब तक लड़ाई चली आई है। G20 तक इसका मुद्दा आ गया कि इसे भारत कहा जाए या इंडिया कहा जाए। लेकिन जो संविधान निर्माता थे वो बहुत दूरदर्शिता रखते थे और उन्होंने एक शब्द दे दिया, इंडिया जो कि भारत है। यानी ये कोई वाद विवाद का मुद्दा नहीं रहा कि हम इसे इंडिया कहेंगे या भारत कहेंगे। जिन लोगों को इंडिया कहना पसंद है वो लोग इंडिया कहेंगे और जिनको भारत कहना पसंद है वो लोग भारत कहेंगे। तो आपका मन है आप इंडिया कहिए या भारत कहिए, लेकिन संविधान निर्माताओं ने पहले ही बोल दिया है इंडिया जो कि भारत है। तो आपका पहला कहता है कि इंडिया जो कि भारत है वो क्या है, राज्यों का संघ है। वो वैसे राज्यों का संघ है जिसमें से राज्य कभी देश से अलग नहीं हो सकते। आर्टिकल 1 ही कहता है कि आपके जो राज्य हैं उसको पहली अनुसूची में रखा गया है। अब राज्य, यहाँ ये तो बता दिया कि भारत राज्यों का संघ है, लेकिन कौन कौन से राज्यों का संघ है, उसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, कौन कौन सी यूटी आती है, ये आपका निर्धारण कौन करेगा, तो ये निर्धारण करेगा हमारा अनुसूची 1। अब अनुसूची जो आर्टिकल 1 है वही बताता है कि इसमें 3 तरह के राज्यों की बात करी गई है। पहला आपके स्टेट हो गए, दूसरा आपका यूटी हो गया और तीसरा संविधान निर्माताओं ने वैसे राज्यों की बात की है जो आपके पास नहीं है, जिसे आप अर्जित कर सकते हो। यानी अर्जित क्षेत्र जो आपके पास नहीं है लेकिन आप अर्जित कर सकते हो, कमा सकते हो। यानी वैसा कोई क्षेत्र यहाँ विवाद चल रहा है जिसको आप युद्ध के द्वारा या फिर किसी भी तरीके से जीत करके जिसे अपने क्षेत्र में मिला सकते हो, अर्जित क्षेत्र। यानी कि आप समझ पा रहे हो कि जो संविधान निर्माता है वो कहां तक की सोच रख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये शायद जो अखंड था ना उसको ही बनाने की सोच रखे गए हैं कि पहले जो हो गया वो हो गया, तुम्हें हम मौका दे रहे हैं
कि तब भी मौका मिले इसको छोड़ना नहीं, अर्जित क्षेत्र तब भी मिले उसको ले लेना। और ये पहले ही भाग 1 के आर्टिकल 1 में ही इस बात को आपको बता गए। आर्टिकल 2 कहता है, अब देखिए कितना और भी अच्छी बात उन्होंने कही है कि आर्टिकल 2 कह रहा है कि संसद की पूर्व अनुमति पर हम किसी भी विदेशी राज्य को अपने देश में मिला सकते हैं। कि संसद की पूर्व अनुमति पर हम किसी भी विदेशी राज्य को अपने राज्य में मिला सकते हैं। तो देखिए पूरी सोच वहां तक की सोच के गए हमारे जो संविधान निर्माता थे। मुझे लग रहा है ये पहले यहां तक तो था, लेकिन ये इससे भी आगे की सोच गए। और हम भी उस मौके की तलाश में हैं कि बस मौका मिले ना और हम इसको कब अपने पास लेकर आए। तो देश के लिए सब में एक बहुत ही अच्छी भावना होती है। आप देश के लिए कुछ भी बोलिएगा, सब लोग एक साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और हमें मौका मिलेगा तो आर्टिकल 2 और जो पहला है उसको पूरी तरीके से सिद्ध भी करेंगे। तो आप किसी भी विदेशी राज्य को क्या है भारत में मिला सकते हो। इसी प्रकार से जो हमारा सिक्किम है, अभी हमारा सिक्किम एक राज्य है, पहले वो हमारा राज्य नहीं था, वो भी स्वतंत्र था। और ये 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में, और तब हमने सिक्किम को अपना राज्य बनाया। पहले 35वां संशोधन हुआ था, ये पहले सहराज्य बना। उसके बाद इसको विश्वास हो गया कि भाई भारत के लोगों में तो बहुत प्रेम है, बहुत अपनत्व है, इन्होंने तो हमें अपना ही मान लिया, तो क्यों ना हम भी इन्हें अपना माने, क्यों ना कहा जाए इनसे कि हम भी अब आपके ही हिस्से हैं, अब आपका ही राज्य है। इस प्रकार से सिक्किम 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में भारत का एक राज्य बन गया। आर्टिकल 3 की बात करते हैं। आर्टिकल 3 कहता है राज्यों का पुनर्गठन। देखो कितने चालाक थे, पहले तो बता दिया कि इधर से उधर से जहां से भी खींचा जाए पहले इसको बड़ा कर लो। अब कह रहा जो भी बन गया अब उसमें आपको क्या करना, तोड़फोड़ जो भी हमारा क्षेत्र है राज्यों उसमें बदलाव कर सकते हैं। यानी आपका जो क्षेत्र है उसमें क्या कर सकते हो, राज्य में क्या कर सकते हो, आप नाम परिवर्तित कर सकते हो। 2 राज्यों से मिलाकर एक राज्य बना सकते हो, या 2 राज्यों से मिलाकर 3 राज्य बना सकते हो। तो राज्यों की सीमा का निर्धारण कर सकते हो, राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकते हो और नए राज्य का निर्माण कर सकते हो। ये सब राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पर ही करेंगे। इसी तरीके से आपके एग्जाम्पल के तौर पर 3 एग्जाम्पल हैं कि मध्य प्रदेश से हमारा छत्तीसगढ़ बनाया गया था 1 नवंबर 2000 को, और आपका यूपी से उत्तराखंड बनाया गया था 9 नवंबर 2000 को, और बिहार से झारखंड बनाया था 10 नवंबर 2000 को। तो आपके क्या हुआ, एक राज्य से दूसरे राज्य का निर्माण कर दिया गया यहाँ पे। अब यदि हम राज्यों का निर्माण कर रहे हैं या उसके नाम में परिवर्तन कर रहे हैं तो क्या होगा, यदि हम नाम में परिवर्तन कर रहे हैं तो हमें अनुसूची 1 में जाकर भी बदलाव करना पड़ेगा। परिवर्तन करेंगे तो हमें अनुसूची 1 में जाना पड़ेगा, वहां पर भी परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी अनुसूची 1 है वो बताती है कि इसके नाम क्या क्या है, राज्यों के जो नाम है, यूटी के जो नाम है क्या क्या है। यदि हमने यहाँ तो परिवर्तन कर दिया लेकिन अनुसूची में परिवर्तन नहीं किया तो जो देखेंगे कि भाई राज्य हम कहाँ देखते हैं कि राज्य के नाम कहाँ है, अनुसूची 1 में, तो वहां तो गलत हो जाएगा। इसलिए हम आर्टिकल 3 में जैसे ही परिवर्तन करेंगे कोई, या 2 में परिवर्तन करेंगे, तो हमें अनुसूची 1 में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, और अनुसूची 1 में ही नहीं अनुसूची 4 में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि अनुसूची 4 जो है वो बताती है कि किस क्षेत्र से कितने सांसद उठेंगे। तो सांसद यानी कि बड़ा क्षेत्र होगा तो ज्यादा सांसद होंगे, जनसंख्या के हिसाब से होते हैं, और कम क्षेत्र होगा तो कम होंगे। उसी प्रकार से यदि आप किसी क्षेत्र को तोड़ देंगे या किसी राज्य को जोड़ देंगे तो वहां पर सांसदों की संख्या में भी परिवर्तन होगा, जो अनुसूची 4 बताती है, और आपको वहां पर भी चेंजेस करने पड़ेंगे। आर्टिकल 4 कहता है आपका कि 2 और 3 को संविधान ने आर्टिकल 368 से बाहर रखा है। यानी 368 से बाहर रखने का मतलब है कि जो संशोधन होगा वो साधारण बहुमत के द्वारा कर सकते हैं, इसमें विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है।
इन दोनों में जो भी संशोधन होगा उसमें विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति को तो पहले ही सूचना दे देते हैं, तो इसमें विशेष बहुमत की वैसे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 368 से बाहर रखा है। और जिसकी भी सरकार है उसके पास 50% तो पहले से ही होता है, उससे ज्यादा ही है, तो उसे कोई भी संशोधन करने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, वो आसानी के साथ संशोधन कर सकते हैं। अब यहीं पर एक केस आता है निकलकर, बेरूवादी केस, जो हमारा 1960 का था। 1960 में एक केस आता है बेरूवादी। अब ये केस जाता है, ये केस था कि बांग्लादेश के कुछ हिस्से भारत के पास आ गए थे और भारत के कुछ हिस्से बांग्लादेश के पास चले गए थे। यानी कि जब हमारा सीमा का जो विभाजन हुआ था, जब रेड क्लिफ आए वो सीमा का विभाजन करके गए, तो इस तरीके से सीमा का विभाजन हुआ कि कुछ जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था वो भारत में आ गया और भारत का जो कुछ क्षेत्र था हिंदू बाहुल, वो कहाँ चला गया, वो बांग्लादेश में चला गया। भारत का बांग्लादेश के पास चला गया और बांग्लादेश का भारत के पास आ गया। ये 1960 में केस आया था। तब से चलते चलते अब वो जाकर यानी कि 2015 में जाकर, अब इसमें ये तो है नहीं क्योंकि आर्टिकल 2 ने कहा है, आर्टिकल 3 ने कहा है आपको कि आप राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हो, राज्य की सीमा का निर्धारण कर सकते हो, नाम निर्धारण कर सकते हो, क्षेत्र को बढ़ा सकते हो। वो सारी चीजें आप करोगे तो अपने सीमा क्षेत्र के अंदर अंदर, यानी सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं करोगे। लेकिन ये तो सीमा क्षेत्र से बाहर हो जाता है, तो इसे करने के लिए तो किसी संशोधन की जरूरत पड़ेगी। तो वो संशोधन आकर 100वां संशोधन 2015 में हुआ, जिसमें भारत के जो क्षेत्र थे वो भारत के पास आ गए और बांग्लादेश के क्षेत्र थे वो बांग्लादेश के पास चले गए। अब ये तो हो गया कि 1947 तक पूरा किस तरीके से क्या हुआ। अब होता है कि राज्यों का उद्भव कैसे हुआ। राज्यों का उद्भव से पहले बता दें कि जो हमारा भारत है वो भारत अभी जो वर्तमान में जो भारत है वो कैसे बना। तो पहले बहुत बड़ा भारत था, अखंड भारत। तो इसका सबसे पहला हिस्सा होता है 1893 में, जिसमें अफगानिस्तान को अलग कर दिया जाता है। फिर दूसरा होता है 1935 अधिनियम के तहत बर्मा को अलग कर दिया जाता है। 1935 अधिनियम के तहत कर तो दिया, लेकिन 1937 में आकर ये पूर्णतः अलग हो गया। और फिर हमारे यहाँ आ जाते हैं बेटन जी, माउंट बेटन जी, जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन करने के लिए आते हैं। और 1947 में पाकिस्तान और ये बांग्लादेश है, ये भी अपना अलग हो जाता है। इस तरीके से हमारा ये भारत रह जाता है। अब ये भारत है, तो अब बात बनती है कि इसका उद्भव, यानी भारत तो हो गया, अब उसके पास ब्रिटिश थे पहले, उनका जो क्षेत्र था वो तो आए ही थे, उन्होंने तो बंटवारा कर दिया और कह दिया आप स्वतंत्र हो आज से। लेकिन समस्या बनती है कि हमारे पास 552 देसी रियासतें थी, कुछ तो पाकिस्तान में चली गई लेकिन हमारे पास थी 552, और 552 में से 549 ऐसी देसी रियासतें थी जो 1947 तक आते आते भारत में उनका विलय हो गया। जो अंग्रेजी जो भी कब्जे वाले क्षेत्र थे वो तो भारत को सौंप ही दिए। अब 3 देसी रियासतें ऐसी बचती हैं कि जो भारत में विलय करने के लिए राजी नहीं होती हैं, एग्री नहीं होती हैं, और इनके पास ऑप्शन था कि ये या तो भारत में विलय हो सकती हैं या पाकिस्तान में विलय हो जाए या स्वतंत्र रहें। अब इस ऑप्शन का इन्होंने पूरी तरीके से फायदा उठाया। कुछ कहने लगी कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, जैसे जूनागढ़ है, और जम्मू कश्मीर कहने लगी हम स्वतंत्र हैं, और एक हमारा हैदराबाद रहा। तो ये 3 देसी रियासतें ऐसी थी जो हमारे भारत के नक्शा को पूरी तरीके से बेकार कर देती यदि वो हमारे में विलय नहीं करती। तो पूरा सा ये था कि हमको इसको किसी प्रकार से इसमें विलय कराना है। तो हैदराबाद को तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो द्वारा कराया गया, और जूनागढ़ को जनमत संग्रह। अब जनमत संग्रह क्या है? ऑपरेशन पोलो यानी पुलिस जो फोर्स है उसके द्वारा इसमें विलय करा दिया गया। और जो हमारा जूनागढ़ बचता है इसको जनमत संग्रह, यानी कि यहाँ की जनता से पूछा कि आप कहाँ जाना चाहते हो, आप पाकिस्तान जाना चाहते हो या यहीं रहना चाहते हो। तो वहां की जो ज्यादा अधिकतर
जनता थी, उन्होंने कहा कि हम तो यहीं पर रहना चाहते हैं। तो इस तरीके से वहां जनमत संग्रह कराया गया और उनकी राय जानी और इस तरीके से जूनागढ़ का विलय भारत में हो गया। फिर आता है हमारा जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर का अलग मुद्दा बन जाता है, क्योंकि ये इन्होंने मांग की कि हम स्वतंत्र होना चाह रहे हैं, ना ही हम भारत में जाना चाह रहे, ना ही पाकिस्तान में जाना चाह रहे, हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर था, ये स्वतंत्र होना चाह रहा है, ठीक है, क्योंकि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पहले ही कह दिया गया है कि आप या तो भारत में रहिए या पाकिस्तान में रहिए या स्वतंत्र रहिए। फिर होता है, यहाँ के राजा रहे होते हैं उस टाइम हरि सिंह, ये अपने स्वतंत्र थे, कोई कुछ कर भी नहीं सकता। एक टाइम हमारा काम आसान करने के लिए हमारे पड़ोसी, अनजाने में ही सही, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान आ गया, हम आपकी मदद करेंगे। अब सोचो उन्होंने कैसे मदद की होगी, जान के तो वो कर ही नहीं पाता, अनजाने में इन्होंने क्या करा कि इस पे हमला बोल दिया जम्मू कश्मीर पर। तब जम्मू कश्मीर पर हमला बोल दिया तो हरि सिंह के पास कोई भी, राजा हरि सिंह के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा। उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 में कह दिया सरदार पटेल से कि देखो हम विलय कर रहे हैं, हम भारत में आज से विलय हो गए। इस तरीके से 26 अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर भी भारत में विलय हो गया। इस तरीके से हमारे प्यारे भारत का निर्माण हो गया। अब यहाँ निर्माण तो हो गया, अब उसकी शासन व्यवस्था, इतने बड़े देश की शासन व्यवस्था क्या एक जगह से चलाई जा सकती है? तो एक जगह से शासन व्यवस्था नहीं चलाई जा सकती, इसलिए शासन व्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए यहाँ पर कुछ आयोग के गठन किए गए कि भाई ऐसा करिए, आप इसको राज्यों में बांट दीजिए, तो राज्य अपना अपना शासन चलाएंगे और बहुत अच्छे से चलाएंगे। तो सर्वप्रथम हमने एक आयोग बनाया, एस के धर आयोग। ये एस के धर आयोग बनाया था, ये हाई कोर्ट के जज थे, एस के धर आयोग। ये हमारा आयोग बना था 1948 में। तो इस आयोग से कहा गया कि जो हमारे मांग हुई कि जो हमारा राज्य है उसका निर्माण भाषा के आधार पर किया जाए, लेकिन एस के धर आयोग ने पूरा उसका सोचा समझा, और क्योंकि हमारे यहाँ तो है कोश कोश पर बदले पानी, चार कोश पर बानी, यदि ये बानी के आधार भाषा के आधार पर करते तो यहाँ तो बहुत राज्यों का निर्माण हो जाता। इसलिए सारा सोच समझकर इन्होंने 1949 में अपनी एक रिपोर्ट सौंपी और उसमें कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं होगा। एस के धर ने कह दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं होगा। अब उसके बाद आती है जेबीपी समिति, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। अब जेबीपी समिति आती है, ये भी इसी के लिए बनती है कि किस तरीके से राज्य का गठन किया जाए। इनके पास भी वही आता है कि भाषा के आधार पर सभी जगह से मांग उठ रही थी। पंजाबी अपने लिए बोल रहे थे पंजाब बनाओ, तमिल अपने लिए बोल रहे थे कि हमारा राज्य अलग बनाओ, तेलुगु अपने लिए बोल रहे थे कि आंध्र प्रदेश अलग बनाओ। इस तरीके से जगह जगह से मांग उठने लगी कि भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए। लेकिन जेबीपी समिति ने भी 1949 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और 1948 में इसका गठन हुआ और रिपोर्ट सौंपी 1949 में, और इन्होंने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं होगा। यानी आपकी दो समिति बनी थी, एस के धर समिति आयोग 1948, इसने भी भाषा के आधार पर नकार दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। उसके बाद दूसरी समिति आती है जेबीपी समिति, उसने भी कहा कि भाषा के आधार पर आपका राज्यों का गठन नहीं होगा। मामला आता है 1952 में। 1952 में मामला उठता है ये मद्रास से। मद्रास आपका हम दिखा दें, ये मद्रास है, यहां से मामला उठता है और यहां से मांग कर रहे थे कि जो तेलुगु बोलते हैं उनके लिए आंध्र प्रदेश का अलग से गठन किया जाए। मांग उठने लगी मद्रास से कि आंध्र प्रदेश का गठन किया जाए भाषा के आधार पर। अब यहीं पे एक थे पोटी श्री रामल्लू, 1952 में। कौन थे? पोटी श्री, पोटी, इसका नाम याद कर लीजिएगा, पोटी श्री रामल्लू। ये अनशन पर बैठ गए कि तब तक
भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होगा तब तक मैं अनशन पर बैठा हूं, मैं नहीं उठूंगा। और इनका अनशन रंग लाता है, ये क्या होते हैं 56 दिन के बाद ये मर जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है 56 दिन के बाद। खुद तो चले गए लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ खड़ी कर गए, यानी उनके सपोर्ट में सब लोग आ गए कि हाँ, भाषा के आधार पर राज्य का गठन होना ही चाहिए। फिर 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन होता है। जब आंध्र प्रदेश का गठन हो गया तो हमारे यहाँ खरबूजे को देखकर खरबूजे पर रंग आता है। पहले से ही अपने मन में लिए बैठे थे कि पंजाबी वाले अपने आप को देख रहे थे, तेलुगु वाले अपने आप को देख रहे थे कि हमें तो तमिल वाले अपने आप को देख रहे थे कि हमें तो भाषा के आधार पर चाहिए। ये मौका ही देख रहे थे और इन्हें यहाँ पे आके मौका मिल गया। जब मौका मिल गया तो इन्हें छोड़ना भी नहीं था। अब सब जगह से मांग उठने लगी कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए। फिर एक और समिति बनती है, आयोग का गठन होता है। 1953 में एक आयोग का गठन होता है। ये आयोग का नाम था आपका, आयोग का नाम होता है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। अब ये इनके लिए जिम्मेदारी दी जाती है कि अब आप बताएं कि इसका यानी राज्यों का जो निर्माण होगा वो किस आधार पर होगा। इस आयोग में 3 सदस्य थे। किस आधार पर होगा, और इस आयोग ने रिपोर्ट 1956 में इस आयोग ने रिपोर्ट सौंप दी। तो 1953 में फजल अली आयोग का गठन होता है और 1956 में फजल अली आयोग रिपोर्ट सौंप देता है। और जो फजल अली आयोग है उसमें 3 सदस्य होते हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, फजल अली आयोग, ठीक है। तो इस तरीके से वो 1956 में तब रिपोर्ट सौंपते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है। यानी उन्होंने बता दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा, लेकिन एक भाषा एक राज्य नहीं होगा। अर्थात ऐसा नहीं होगा कि मद्रास केवल तमिल वालों के लिए है या पंजाब केवल पंजाबियों के लिए है। सॉरी, यदि ऐसा कुछ होता तो आज हमारा देश जो ऊंचाइयां छू रहा है उन ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वो लोग एक सीमा क्षेत्र के अंदर ही बंद रह जाते। वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते, ना ही एक दूसरे की संस्कृति जान पाते। इस प्रकार से उन्होंने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया कि एक राज्य एक भाषा नहीं होगा। यानी भाषा का आधार तो उन्होंने कह दिया कि भाषा के आधार पर गठन होगा, आधार पर गठन, लेकिन एक राज्य एक भाषा नहीं। अब आप बड़े बड़े शहरों में देख लीजिए, दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, तो भी आपको लगता है, गाजियाबाद हुआ, ऐसे शहर जहां आपको हर एक भाषा के, हर एक धर्म के लोग वहां देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत ही दूरदर्शिता को देखते हुए एक निर्णय लिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा, लेकिन एक राज्य एक भाषा नहीं होगी। तो संविधान का 7वां संशोधन हुआ 1956 में। उसके तहत आपके 6 यूटी और 14 राज्यों का इन्होंने निर्माण कर दिया। फिर उसके बाद एक पेप्सू होता है, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पेप्सू। पेप्सू से वहां 4 राज्यों का निर्माण होता है, हरियाणा, पंजाबियों के लिए पंजाब, पहाड़ी क्षेत्र के लिए आपने हिमाचल प्रदेश, और एक आप वहां बनाया गया यूटी। अब यूटी से मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। क्या है यूटी? होता है केंद्र शासित प्रदेश, यानी वैसे प्रदेश जो बहुत छोटे हैं और राष्ट्रीय महत्व के हैं, राष्ट्रीय धरोहर है और अपने आप में एक राष्ट्र की बहुत बेहतरीन यानी एक संस्कृति को समेटे हुए हैं, इसलिए उन्हें यूटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है कि ये यूटी है, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस तरीके से आपको यहाँ बता दिया, और पेप्सू भी बता दिया कि वहां से भी कुछ राज्यों का निर्माण हो जाता है पेप्सू से,
पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, और आपका रह क्या गया, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़। तो ये 4 राज्य का निर्माण वहां से हो जाता है। आप वीडियो को 2 बार देखेंगे। किसी भी एग्जाम, यानी आपको छोटे से लेकर पीसीएस लेवल तक का जो भी एग्जाम है, सारे क्वेश्चन यहां से बनेंगे। और क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जैसे पहला कहेगा, पहले भाग में संघ एवं इसका क्षेत्र किस भाग के अंतर्गत कहा गया है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। तो आप वहां पर ऑप्शन लगा देंगे भाग 1। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि भाग 1 आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1 है। दूसरा कहेगा भारत राज्यों का संघ है, ये किस आर्टिकल में कहा गया है, भारत राज्यों का संघ है, ये किस आर्टिकल में कहा गया है। या फिर क्वेश्चन बन सकता है अर्जित क्षेत्र की बात किस आर्टिकल के अंदर कही गई है। दूसरा क्वेश्चन आपका एक इरेज होगा कि विदेशी राज्यों को भारत में मिलाना किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आप ये बता देंगे। और आपका जितने भी क्वेश्चन हैं यहां से इरेज होंगे और आप यहां से क्वेश्चनों को अच्छे से बना पाएंगे। इसको वीडियो को 2 बार देखिएगा तो आपको नोट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और यदि एक बार आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप पेन और नोटबुक लीजिएगा और जो भी आपको लगता है लिखने लायक छोटे छोटे टिक कर करके उसको आप 1 लाइनर उसके रूप में लिख लीजिएगा। तो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। वैसे लोगों के लिए जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और पॉलिटी यहाँ भाग 1 से, यानी पॉलिटी से भाग 1 तो छोड़िएगा, मैं पॉलिटी करा रही हूँ आपको, तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन रहेंगे हम आपको उसे साथ के साथ कराते जाएंगे। थैंक यू।